हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 15 देखने वाले, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इससे पहले के वीडियो हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। आज का ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, जो भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तब इसको देखिएगा तो और बेटर समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां से ईवीएस पर्सन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां आपको यहां से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये अभी जो हमें ये बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 है, बीपीएससी टीआरई 4 है, उसमें यहां से क्वेश्चन, जबकि बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, यहां से क्वेश्चन देखने को बार बार मिला है। अभी तक अगर जो वीडियो को इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे, हम आपको 6-7 क्वेश्चन शानदार सामने सामने बताए थे जो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस दिन जो हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। तो उस दिन हम लोग पर्यावरण पढ़ लिए थे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे होता है, पर्यावरण क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ आहार श्रृंखला हो गया, पारितंत्र हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब चीज हम लोग जान लिए थे। उसके बाद पारितंत्र के संघटक क्या क्या है तो आपको बताए थे। इसका संघटक क्या क्या है, एगो जैविक हो जाता है और एक अजैविक होता है। ठीक है, ये सब बताए थे। जैविक में भी 3 को बताए थे, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है ना, सर्वाहारी, ये सब हो जाते हैं। उत्पादक हो जाते हैं, उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है ना, अपघटक हो जाता है। ये सभी चीज हम लोग जान चुके थे। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग हमको ये बताइए कि हम लोग मनुष्य, ठीक है, मनुष्य किस पोषी स्तर में आता है। आप लोग जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस पोषी स्तर में आता है। ठीक है, ये भी आपको हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, ये दूगो पोषी स्तर में आता है। आप लोग इसका हमारे कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित बताइएगा कि कौन सा मनुष्य किस पोषी स्तर में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कि उपभोक्ता क्या है, उत्पादक क्या है, मांसाहारी, शाकाहारी, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम आहार श्रृंखला भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोषी स्तर भी ये भी जान लिए थे। उसके बाद आरे यानी कि 1% देख लिए थे, 10% भी देख लिए थे, ऊर्जा प्रवाह देख लिए थे। ठीक है, ये सभी चीज हम लोग देख चुके थे। आज जो देखने वाले हम लोग प्रदूषण। ठीक है, आज देखने वाले हम लोग यहां से कि पर्यावरण, हमारे पर्यावरण क्रियाकलाप, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी किस प्रकार हम उसको दूषित करते हैं, किस प्रकार उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही देखने वाले, यहां से देखने वाले, यहां से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कुछ देर का वीडियो होगा, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा। देखते हैं, कह रहा है हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। क्या हम लोग समेकित भाग कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग सम्मिलित, सभी क्या हम लोग पर्यावरण का एक अंग है। किसके अंग है, पर्यावरण का एक अंग है। ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग वायु प्रदूषण करते, वायु प्रदूषण कैसे करते हैं, धुआं जलाकर, ठीक है ना, अधिक मात्रा में किसी चीज का दोहन करके, तो ये सभी चीज हमारे चारों ओर जो उपस्थित सभी चीजें कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसका जो अगला वीडियो होगा, हम लोग क्लास 9th में जो ये चैप्टर दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि जो ईवीएस के लिए कंपलसरी है क्लास 9th का, उसका देखने वाले। इसलिए अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला जो वीडियो हो उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं को विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओजोन परत का उपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। मतलब ओजोन परत आप लोग नाम सुनेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, O3। आप लोग नाम सुनेंगे ओजोन, ओजोन क्या है, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओजोन क्या है, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब कैसे आगे देखते हैं। कह रहा ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। किसके, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं। क्या चीज,
ओजोन, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं उसके अणु 2 परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन में लेते हैं O2, ठीक है ना, इसके कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। लेकिन जब O3 हो जाए तो इसके 3 अणु हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओजोन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहे किसी भी प्रकार, यहाँ देखिए, कह रहे जहां अभी सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। ये घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। हम क्या बताएं आपको, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना, ये हमारे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत में, कहां पर? ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। इसका अपना एक काम है, इसका ओजोन का, कहां पर? तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के सूर्य को सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य यानी कि कहा, सूर्य से जो आता है पराबैंगनी किरण, ठीक है ना, क्या पराबैंगनी किरण जो आती है सूर्य से, उससे हम लोगों को, पृथ्वी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये अब आएगा, ठीक है, तो स्किन कैंसर, अगर मान लीजिए ओजोन परत का क्षय होता चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे स्किन कैंसर की जो समस्या होगी वो सर्वाधिक होगी। यहां से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, ओजोन परत के क्षय के कारण कौन सी रोग में वृद्धि होगी? तो स्किन कैंसर, ठीक है ना, स्किन कैंसर का सर्वाधिक विस्तार होता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से यह भी था कि पराबैंगनी किरण के कारण कौन सा बीमारी हो सकता है? क्या? त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है कि पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्या है ये? पराबैंगनी विकिरण जो जीवों के लिए क्या अत्यंत हानिकारक है। अतः यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? तो देखिए यहां लाइन से मिला कि नहीं? क्या यह जो गैस है, कौन सा गैस? पराबैंगनी विकिरण, ठीक है ना, मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। क्या चीज? मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। याद रखिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणु से ओजोन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन के अणु से क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है। सिर्फ समझिए, वायुमंडल के उच्चतर स्तर, जो उच्च वाला स्तर है, ठीक है ना, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ये सब जो है, ठीक है, उसी मंडल के बारे में यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि ये समताप मंडल में होता है, ठीक है ना। उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणु में ओजोन बनती है, ठीक है ना। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणु को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। क्या कहा? कौन? उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन का अणु क्या यानी कि 2 अणु से मिलकर के बना हुआ है, उसको विघटित कर क्या बना देता है? स्वतंत्र ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। यानी कि ये जो मान लीजिए O2 है, इस पर क्या किया? इसको विघटित करके क्या बना दिया? सिर्फ O बना दिया, और ये फिर संयुक्त हो गया, यानी कि ऑक्सीजन और ये O मिलकर क्या बना गया? O3। तो ये क्या बन गया? ओजोन बन गया। क्या बन गया? ओजोन बन गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये समीकरण दर्शाया गया कैसे बनता है इसको। जैसे O2 पर क्या दिया? पराबैंगनी किरण दिया, इसको क्या कर दिया? O बना दिया, ठीक है ना। अब यानी सिंगल O और फिर O2, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? O3 बना दिया, यानी कि ओजोन बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या करा कि 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्या? कहां पर तीव्रता से गिरावट आने लगी? ओजोन में, ठीक है ना, वायुमंडल में तीव्रता से गिरावट आने लगी, ठीक है। तो यानी कि जो 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, इसका जो सबसे बड़ा वजह है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग ये सुने होंगे कि आर्कटिक पिघलता है, ठीक है ना, आर्कटिक पिघलना प्रारंभ हो गया है। तो इसका भी सबसे बड़ा वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि 1980 से क्या हो रहा है? लगातार ओजोन की मात्रा में क्या हो रही है? तीव्रता से गिरावट आ रही है। अब देखिए इसका आगे क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसका क्या माना गया? मुख्य कारण माना गया। ओजोन परत के क्षय का कारण सबसे बड़ा क्या माना गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, कहां पर? रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन के लिए किया जाता है। आप ये चीज याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अग्निशमन मतलब समझ गए ना, जैसे आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे कह रहा है आपसे
कि 1987 में, कब 1987 में राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी कि जितना स्तर 1986 में, कहा कब 1986 में बना था, उतना ही पर सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्मित कंपनियां सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। आप लोग को याद होगा कि सीएफएल बल्ब जलता था, ठीक है ना, कुछ दिन पहले सीएफएल बल्ब जलता था। ये क्या था, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही, उसमें क्या होता था, पारा होता था जो प्रदूषण करता था, ठीक है ना, मरकरी जो जलता था उसमें पारा होता था जो पर्यावरण को प्रदूषित करता था। इसलिए अब आ गया एलईडी। क्या आ गया अब? एलईडी। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे, इसके डिब्बा पर लिखा होता है इको फ्रेंडली। क्या लिखा होता है? ये इको फ्रेंडली, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का ये दोस्त मित्र। ठीक है, तो ये एलईडी, ये बल्ब भी हमारे लिए ये प्रदूषण करता कौन? जो सीएफएल वाला बल्ब था, ठीक है ना, ट्यूब, पहले जो पहले ट्यूब वाला बल्ब जलता था, ये सभी उसमें भी कौन सा? सीएफसी भरा होता था, ठीक है ना, पारा भरा होता था। तो ये सभी चीज हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करा कि यानी कि विभिन्न कंपनियां सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। ये क्या, किसके अनुसार? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार। इसकी समिति कब बनी, सहमति कब बनी थी? तो 1987 में। कब बनी थी? 1987 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोगों से यहां से एक क्वेश्चन आ गया कि आप लोग ये बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा कचरा प्रबंधन। अब हमारे आसपास देखिएगा, हम लोग जहां जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर कचरा प्रबंधन सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारे चलाए गए लोहिया स्वच्छता अभियान, ठीक है ना, तो ये सभी चीज चलाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जागरूकता कमी है। हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कचरा से हम ही नुकसान हो रहा है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि बस ये सरकार की जवाबदेही है कि कचरा को साफ कराया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम समाज में भी हमारी कोई कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है कि हम कचरा को, जैसे मान लीजिए आप अपने घर को कचरा से मुक्त रखते हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? आपके। तो आप अपने समाज की भी जिम्मेवारी आपकी होगी ना। ठीक है, तो उस जिम्मेवारी को हम लोग को भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है कि अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें अपशिष्ट क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। अब ये क्रियाकलाप है, कचरा एकत्र करना, ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग। कह रहे जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे मुंह से, मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के द्वारा ये निष्कासित होती है। ये तो भोजन की प्रक्रिया था, पाचन की, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्क्रमण, ये सब चीज है उसकी पद्धति है, इसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर वो तो उस चैप्टर में था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कह रहे क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? क्या प्रोटीन के लिए अलग था कि नहीं, वसा के लिए पाचन के लिए अधिक अलग था कि नहीं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग था, ठीक है ना, तो सभी चीज के पाचन के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग एंजाइम का स्रावन होता था। ठीक है, तो आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइएगा रेनिन, ठीक है ना, रेनिन का क्या काम है? रेनिन का क्या काम है? ठीक है, रेनिन किसके पाचन में सहायता करता है? आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सभी एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। क्या होता है? अपनी क्रिया में क्या होता है? ये विशिष्ट होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकती है। क्या कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का उत्पाद अपघटन जीवाणु द्वारा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या प्लास्टिक का अपघटन हो सकता है? देखिए यहां से क्वेश्चन था कि नहीं था, बीपीएससी टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था कि प्लास्टिक का अपघटन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? तो प्लास्टिक का अपघटन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहा इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि उष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है। किसका होता है? किस पर? तो इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि उष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है। आपको इससे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो उष्मा तथा दाब है ये क्या है? तो भौतिक इसका, यानी कि आप लोग इसको कहते हैं अजैव, ठीक है ना,
अजैव घटक है ये, कह रहे परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण बने रहते हैं। कौन? तो ये जो प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, ये जो प्लास्टिक होता है हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बना होता है, इस पर कोई काम नहीं करता है, कोई असर नहीं करता है, ठीक है ना, इसका अपघटन नहीं हो पाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो आगे देख, यानी कि आपसे क्या कहा कि जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, ठीक है ना, आपके घर में खाना बनता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिलका हो जाता है, बच जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? गड्ढा में डाल देते हैं। तो क्या होता है? धीरे धीरे आपको उसका अवशेष मिलता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे अवसर वहां पर अपघटित हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिथीन में हम उसको रख करके डालते हैं तो पॉलिथीन वैसे ही का जस का तस होता है, तो पॉलिथीन का अपघटन हो पाया क्या? नहीं, पॉलिथीन का अपघटन नहीं हो पाता है, तो उसको अनिम्नीकरण कहेंगे। ये जैव निम्नीकरण हो गया, जो जीवों द्वारा उसका निम्नीकरण किया सकता है, जो अपघटन किया गया वो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे है, इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरण। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय तथा लंबे समय तक पर्यावरण बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। कौन? जो प्लास्टिक था आपको, ये अक्रिय रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रदूषित, दूसरे को भी प्रदूषित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान के उपायों की चर्चा की है। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब कभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है कि गांव घर में भी, शहर का तो छोड़िए, हम लोग गांव घर से आते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, गांव घर में भी देखते हैं कि कचरा का बड़ा बड़ा सा ढेर मिलता है ना, ऐसा हर एक जगह होता है। ठीक है ना, तो अब यही कह रहा है कि इधर उधर क्या हो जाता है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो हमारे और आपके द्वारा ही जमा किया गया कचरा होता है। ठीक है ना, अगर उसको हम सही से उसके उचित स्थान पर रख दे, क्या वो एकत्रित तो हो पाएगा? क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। क्या कहा कि हमारी जैविक जीवन शैली सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा क्या हो गई? बहुत अधिक बढ़ गई है। यहां से भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। हम बार बार कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस चैप्टर को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लिए ना, मेरे वीडियो 2 से 3 बार अगर देख लिए, एक बार में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी है। आप इसको एक बार अगर समझ में नहीं आया, धीरे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा भी देख लीजिए, तो 110% हम कहते हैं कि आप लोग ये समझ जाएगा। और कम से कम, हम मिनिमम बता रहे, अधिकतम नहीं, मिनिमम बता रहे, 2 नंबर हम आपका फिक्स कर, या 2 वीडियो से आपका 2 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। 110% हम गारंटी लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ये ऐसा एक लौता चैप्टर है जो हर एक बार यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुएं कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार से इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सभी एज इट इज आपको ऑप्शन में मिले थे। ठीक है ना, हम हालांकि इसके बाद जब ये सारा चीज एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी से, ठीक है ना, एनसीईआरटी से जो ईवीएस का जो पर्सन है वो अगर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्योंकि आप लोग को हम इससे पहले एक वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पहले कंटेंट करवा दीजिए। ठीक है, तो हम कंटेंट कराने के बाद इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने नए नए साथियों को अपने परिवार में जोड़ते रहिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है क्या इस पर विचार कीजिए। कह रहा है रेलगाड़ी में प्रयोज्य विवर्तनीय कप, जैसे आप यहां देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि आपने माता पिता से पूछेंगे, जो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ी में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी। पहले किसी में कांच गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप
एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी को भी कल्पना नहीं थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात होगा, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि पहले आप लोग के गांव घर में भी अगर चाय का दुकान, ठीक है ना, तो चाय का अगर दुकान होता था वो शीशा के कप में चाय मिलता था। लेकिन आज क्या है, आप वो डिस्पोजल यानी कि पियो फेंको वाले कप में चाय मिलता है ना। लेकिन वो सोचिए कि अगर एक दिन में वो चाय दुकान वाला अगर 200 कप ही चाय बेचता है तो रोज का तो 200 कप जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कचरा का कचरा हो रहा है कि नहीं, कचरा जमा हो रहा है, ठीक है। तो यही आपसे यहां पर कह रहा है ये। आगे देखते आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ समय पूर्व कुल्हड़ यानी कि मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का उपयोग इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार से डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल क्या लाभ है। देखिए लाभ तो है, यहाँ पर प्रदूषण कम होगा क्योंकि कागज क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कागज बनता किस चीज से है, कागज बनता किस चीज से है। कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो किस पर प्रभाव कर रहा है, सीधा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सीधा पर्यावरण पर प्रभाव। क्योंकि कागज भी बनेगा तो पेड़ पौधा से कागज बनता है, उसको सड़ा गलाकर उसी से बनता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको दिक्कत ही है, ठीक है। लेकिन फायदे वाली बात है कि ये आपको जैव निम्नीकरण के तहत आता है, जिसका विघटन हो जाता है, फिर से उसको रिसाइकल इसका हो सकता है, ठीक है। ये था आपका पूरा चैप्टर। देखते हैं इसमें आपने क्या सीखा। परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्य आश्रित हैं, यानी कि हम लोग भी किस पर है, तो परितंत्र पर आश्रित हम लोग भी घटक हैं। एक अगला कह रहा है कि सूर्य उत्पादक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त को पारितंत्र एवं अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते कौन, पौधा। जब एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है तो यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को सीमित कर देता है। किसको, पोषी स्तर को सीमित कर देता है, कौन, तो ये ह्रास, ठीक है ना, क्या, ऊर्जा का ह्रास। आगे देखिए कह रहा मानव की गतिविधियों का पर्यावरण में समाघात होता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है, यानी कि हम लोग जितनी भी गतिविधियां करती हैं उसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो पर्यावरण पर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव हम लोग पर क्या होता है, हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिसके हम लोग खुद जिकारक हैं। अगला सीएफसी जैसे रसायनों के ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकती है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले जाने थे कि इस विकिरण से कौन सा रोग हो सकता है, तो आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पराबैंगनी विकिरण से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। आगे है कि हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। तो जैव निम्नीकरण के तहत क्या, जिसको विघटित किया जा सकता है, जो जैव निम्नीकरण, जैसे कागज हो गया, यानी कि हरे सब्जी के पत्तेदार पत्ता ये सब हो गया, उसका छिलका हो गया। अजैव निम्नीकरण में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या अजैव निम्नीकरण है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। अब देखिएगा इसके लिए सरकार बहुत सारी चीज प्रयास कर रही है, ठीक है ना, उसका विघटित करके आपको ये क्या कहते हैं इथेनॉल, ये सब चीज किया जा रहा है, कचरा का प्रबंधन कर रही है सरकार, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है। इसके कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या होने वाला है। इसका कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। घास, ये घास जैव निम्नीकरण है क्या, पुष्प जैव निम्नीकरण है क्या, चमड़ा जैव निम्नीकरण है क्या, तो ये तीनों जैव निम्नीकरण है क्या। अब अगला है ऑप्शन, घास है क्या, लकड़ी है क्या, प्लास्टिक है क्या। तो अभी आप देखें कि प्लास्टिक जैव निम्नीकरण है ना, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगला है फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये जैव निम्नीकरण है क्या। केक, लकड़ी और घास, ठीक है ना, केक, लकड़ी और घास, तो ये जैव निम्नीकरण है क्या। तो अब आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इनमें से कौन सा आंसर होगा, या तो एक से अधिक होगा, या इनमें सभी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको 2 ऑप्शन बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्न से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला कहने का मतलब क्या था, आप लोग को बताए थे कि कोई वस्तु घास खाती है, ठीक है, अगर उसको फिर मान लीजिए घास को हिरन खाया, हिरन को फिर कौन खा गया, बाघ खा गया, तो ये एक आहार श्रृंखला था। ठीक उसी प्रकार यहां देखते हैं,
तो घास को गेहूं खाता है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ये कट गया। घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। हाँ, हो सकता है ये चीज, क्योंकि मानव तो सर्वाहारी है, तो हो सकता है ये। आगे देखते हैं, बकरी को गाय, ये तो नहीं होगा। घास को मछली, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, आप मछली को बकरी खाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से हम 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे हैं, जिसका जवाब आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसमें से कौन सा व्यवहार है जो पर्यावरण मित्र कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, ये तो सही है बिल्कुल। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब, पंखे आदि का स्विच बंद करना है, ये भी सही है आपका। मां द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? पर्यावरण मित्र कहलाते हैं, पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।